Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the most awaited SRK's movie called जवान। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और अमेजिंग कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें 1986 के वक्त में नॉर्थ इंडिया का एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी अधमरी कंडीशन में नदी में तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। जब वहां के कबीले वाले उसे इस हालत में देखते हैं तो वो उसे उठाकर अपने घोड़े पर लादकर कबीले में ले जाते हैं। कबीले में बहुत कम लोग रहते हैं। अब यहाँ पर कबीले वाले उस आदमी का प्राचीन पद्धति से उपचार करते हैं। उसके शरीर में 5 बुलेट्स लगी थी जिसे निकाल दिया जाता है और धीरे धीरे वो आदमी रिकवर होने लगा था। लेकिन एक दिन कबीले वालों पर कुछ अनजान हमलावर हमला कर देते हैं। वो हमलावर कबीले वालों को बेरहमी से मार रहे थे और सभी लोग उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है उनके मसीहा की। जिस शख्स को उन्होंने बचाया था वो उनके लिए यहाँ पर फरिश्ता बनकर आता है और उन सभी गुंडों को अकेले ही मार गिराता है। अब कबीले वालों को उनका फरिश्ता तो मिल गया था लेकिन उन्हें उनका नाम पता कुछ भी नहीं मालूम था क्योंकि वो शख्स अपनी याददाश्त गंवा चुका था। अब यहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके बारे में जरूर पता करूंगा। अब यहाँ से कहानी 20 साल आगे दिखाई जाती है जहाँ हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें टोटल 376 पैसेंजर्स हैं। उन बेचारे पैसेंजर्स को क्या मालूम कि ये ट्रेन अब हाईजैक होने वाली है। इन 376 पैसेंजर्स में 6 लड़कियां ऐसी थी जो इस ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं और अब हमें इन लड़कियों के चीफ को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट स्टेशन पर इस ट्रेन का वेट कर रहा है और ये सारी प्लानिंग इनके चीफ की होती है। इन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर पुलिस वाला होता है जो कि सभी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन चीफ उसे पकड़ लेता है और उसे अपना गेटअप देकर पोल से बांध देता है। इसके बाद चीफ कंट्रोल रूम में कॉल करता है और उनसे बात करता है। बात करने के लिए जो ऑफिसर आती है उनका नाम नर्मदा होता है। चीफ उनसे कहता है कि आपको 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा क्योंकि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। नर्मदा 5 मिनट के अंदर मिनिस्टर को बुलाती है और चीफ उनसे बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। मिनिस्टर कहता है कि ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। चीफ कहता है कि इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है, मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन का नंबर देता हूँ, वो तुम्हें आसानी से ये अमाउंट दे देगा क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास इसी ट्रेन में है। इसके बाद तुरंत ही काली गायकवाड़ नाम के एक बिजनेसमैन के पास फोन किया जाता है जो कि हथियारों का बिजनेस करता है। जब उसे उसकी बेटी के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद अब नर्मदा अपनी पूरी टीम लेकर अगले स्टेशन पर पहुंचती है। अब यहाँ पर चीफ के साथ काम करने वाली लड़की जिसका नाम कल्की होता है उसकी फ्लैशबैक स्टोरी बताई जाती है। कल्की के पिता ने बैंक से 40,000 का लोन लिया था जिसे वो नहीं चुका पाए और धीरे धीरे ब्याज बढ़कर 2 लाख हो गया। अब बैंक वाले उसके पिता को परेशान करने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगे। तभी एक दिन अचानक से उसके पिता की नज़र एक पोस्टर पर जाती है जिस पर लिखा था कि आत्महत्या करने पर परिवारजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद कल्की के पिता पेड़ से लटककर आत्महत्या कर लेते हैं जिसे देखकर कल्की पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद गुस्से में आकर वो बैंक मैनेजर का सिर फोड़ देती है जिसकी वजह से कल्की को जेल हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और अब हम देखते हैं कि नर्मदा अगले स्टेशन पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थी और इधर चीफ भी पूरी तरह से रेडी था। यहाँ ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे वो सभी लोग कल्की की कहानी सुनकर चीफ को सपोर्ट करते हैं और सभी लोग चीफ के जैसा मम्मी वाला मास्क पहन लेते हैं और इस वजह से कंफ्यूजन में नर्मदा उसे नहीं पकड़ पाती और चीफ आसानी से यहाँ से निकल जाता है और 40,000 करोड़ रुपए जो उन्हें मिले थे वो सारे पैसों को 7 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दिया जाता है जो कि कर्ज में डूबे हुए थे। ये सारी बात नर्मदा काली गायकवाड़ को बताती है जिस पर वो सभी लोगों को जिसमें उसका भाई और जीजा भी शामिल था उनको कहता है कि शांत रहो, थोड़ा वक्त आने पर हम उसको पकड़ लेंगे। तभी हम चीफ को देखते हैं जो अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जवान है। इसके बाद जब काली गायकवाड़ की बेटी आलिया अपने घर वापस आती है तो वो कहती है कि मेरी जान तो बच गई मगर जिसने मुझे किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो है विक्रम राठौड़। ये नाम सुनकर काली को टेंशन हो जाती है और अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम चीफ को देखते हैं जो बेलमवाड़ा महिला पुलिस थाने का इंस्पेक्टर होता है और इस थाने को पूरी दुनिया में समाज सेवा करने का इनाम भी मिलता है क्योंकि इस जेल की सभी महिलाएं स्कूली बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाया करती थी और अपाहिज बच्चों के लिए डुप्लीकेट लिम्स बनाया करती थी यानी नकली हाथ पैर। और अब यहाँ पर इस मूवी का फेमस सॉन्ग आता है। चीफ की एक मुंह बोली माँ है जिनका नाम है कावेरी अम्मा
और वो चीफ को आज़ाद कहकर बुलाती हैं। वो चीफ को शादी करने के लिए कहती हैं और कहती हैं इस बार तुम इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। जब वो लड़की दिखाई जाती है तो वो महज 6 या 7 साल की बच्ची होती है। वो बच्ची कहती है कि मैं अपने लिए पापा ढूंढ रही हूँ। लड़की से तुम तभी मिल पाओगे जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि तुम मेरे पापा बनने लायक हो या नहीं। इस बच्ची का नाम होता है सुशी, जो कि काफी क्यूट होती है। सुशी की जो मॉम होती है वो है नर्मदा, जिसे देखकर आजाद चौंक जाता है। फाइनली ये दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा शहर से बाहर पढ़ने के लिए जाती है, जहां इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और ये प्रेग्नेंट हो जाती है। जब शादी की बात आती है तो वो लड़का कहता है कि पहले तुम्हें एबॉर्शन कराना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। और यहाँ नर्मदा अपने बच्चे को चुनती है, यानी नर्मदा एक अनमैरिड मॉम है, इसलिए ये बच्ची अपने लिए एक पिता ढूंढ रही है जिसे इसने कभी नहीं देखा। अब आगे यहाँ पर गाने वाने आते हैं जिसे हम हमेशा की तरह स्किप कर देंगे। अब चीफ का अगला टारगेट स्वास्थ्य मंत्री था, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आजकल तो सरकारी अस्पतालों में भी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं। मुझे अगर गोली लग जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल न ले जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा इलाज कराना। फिर क्या था, तभी चीफ का एक स्नाइपर दूर से ही मिनिस्टर को टारगेट करके उसे गोली मार देता है। अब जल्दी जल्दी मिनिस्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन चीफ के लोग सभी को चकमा देकर मिनिस्टर को एक सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां किसी भी चीज की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी और ना ही अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर कहता है कि मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा, इन्हें ठीक करने के लिए मुझे 4 अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है और साथ में सारे इक्विपमेंट्स और मेडिकल किट भी। चीफ डॉक्टर की ये सारी बातें रिकॉर्ड करके फिर से कंट्रोल रूम में फोन करके बात करता है और इंडिया के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन सभी चीजों की डिमांड करता है। नेगोशिएटर्स का कहना था कि अगर हमें मिनिस्टर की जान बचानी है तो हमें चीफ की ये सारी बातें माननी होगी, लेकिन नर्मदा मना कर देती है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। जिस पर चीफ कहता है कि के जॉर्ज से बात करवाओ, वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब मिनिस्टर की बात के जॉर्ज से कराई जाती है तो जॉर्ज प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले शहर में एक जहरीली गैस फैलने की वजह से 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी खत्म हो गए थे। डॉक्टर इस पर के जॉर्ज को फोन करके बताती है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पर नहीं आया तो इन सभी बच्चों की जान जा सकती है। मगर जॉर्ज का कहना था कि अगर एक फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल में आती है तो उसका कमीशन भी नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा होता है। इस पर डॉक्टर कहती है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री से कंप्लेन करूंगी। जॉर्ज कहता है कि मिनिस्टर तक जाओगी तो उसका तो और बड़ा कमीशन होगा, वो तुम्हें लूट कर खा जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम बैठकर इंतजार करो, जब तक कमीशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं मिलेगा। और जब तक वो डॉक्टर ईरम बात करके वापस आती है तब तक सभी बच्चे मर चुके होते हैं और इसके बाद बच्चों की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर ईरम को ठहराया जाता है कि वो ड्रग्स के नशे में थी और उसकी लापरवाही से ही बच्चों की जान गई और इसके बाद ईरम को जेल में डाल दिया गया। तो आजाद की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि जिन बड़े डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन को अवेलेबल नहीं होने दिया, सबसे पहले उन्हें सस्पेंड किया जाए और सारी सच्चाई कबूल करें। आजाद के ये कहने के बाद ऐसा ही होता है। अब सभी यहाँ चौपर से निकलने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है नर्मदा की, जो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ थी और अब इन सभी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। आजाद यहाँ पर एक अलग ही गेटअप में था। अब यहाँ पर हमें फिर से एक बेस्ट CGI फाइट दिखाई जाती है। नर्मदा और आजाद की भी फाइट होती है, लेकिन नर्मदा उसे देख नहीं पाती और आजाद अपनी पूरी टीम के साथ फरार हो जाता है। दूसरी तरफ काली गायकवाड़ हथियारों की डीलिंग के लिए रशिया जा रहा था। काली अपना बिजनेस अपने छोटे भाई को सौंपकर रसिया चला जाता है और इधर आजाद और नर्मदा की शादी भी हो जाती है, जो बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी इनकी बेटी। आजाद यहाँ पर नर्मदा को सच्चाई बताने वाला था। पहले भी उसने कोशिश की थी लेकिन नहीं बता पाया। उधर नर्मदा के ऑफिस का एक बंदा जिसका नाम ईरानी है, उसने पहले ही पता लगा लिया था कि चीफ कोई और नहीं बल्कि आजाद ही है और ये बात वो नर्मदा को भी बता देता है। अब नर्मदा जैसे ही आजाद को शूट करने वाली थी तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है। दरअसल यहाँ पर काली गायकवाड़ के भाई ने उन दोनों को किडनैप कर लिया था और वो नर्मदा को गोली भी मार देता है और आजाद को भी बेरहमी से मार रहे थे। वो लोग उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और बंदे की, जो कि सभी को बेरहमी से उड़ाता हुआ आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि आजाद की तरह दिखने वाला एक और बंदा था और वो आजाद के पिता हैं और उनकी एक बैक स्टोरी भी है। अब यहाँ पर काली का भाई पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहता है कि मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। इसके बाद वो सभी को बुरी तरह से मारता है। तब हमें विक्रम राठौड़ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उनकी वाइफ का नाम ऐश्वर्या है और वो एक जवान थे। एक बार उन्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है जहां से उन्हें कुछ लोगों को रेस्क्यू करके लाना था। जब वो वहां बाकी सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचते हैं तो दुश्मन उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उस वक्त उनके हथियार ही काम नहीं कर रहे थे। वो देखते हैं कि उनकी गन्स चल ही नहीं रही थी।
जिसकी वजह से उनके कई साथी मारे जाते हैं। अब विक्रम राठौर और उनके कुछ साथी किसी तरह से वहां से बचकर वापस आते हैं, तो वो उन गन्स को लेकर कंप्लेन करते हैं। उन गन्स को प्रोवाइड कराने वाला था काली गायकवाड़। काली वहाँ का सबसे बड़ा वेपन डीलर था। जब काली से इस बारे में पूछा जाता है तो वो विक्रम राठौर को ही बातें सुनाने लगता है कि उन्हें बंदूक चलाना ही नहीं आता। बाद विक्रम उसे सैंपल दिखाते हैं कि कैसे उसके गन्स काम नहीं करते। यहाँ पर विक्रम उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि वो उसकी सच्चाई सामने लाकर रहेगा। इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर काली के कुछ लोग हमला कर देते हैं। उस वक्त वो अपनी वाइफ ऐश्वर्या के साथ थे। काली के लोग विक्रम को वहाँ से ले जाते हैं और ऐश्वर्या को भी काफी ज्यादा पीटते हैं। विक्रम को बहुत मारने के बाद उन्हें एक जगह फेंक देते हैं और उनकी वाइफ ऐश्वर्या को बताते हैं कि उसके पति कितने इल्लीगल काम किया करते थे, अपने देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देशों को देते थे, इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब कबूल कराने के लिए वो ऐश्वर्या से एक पेपर पर साइन करवाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या उस ऑफिसर को मार देती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ऐश्वर्या उस वक्त प्रेग्नेंट होती है, इसलिए लॉ के अकॉर्डिंग 5 साल तक उसकी फांसी की सजा को रोक दिया जाता है। इसके बाद जेल में ही आजाद का जन्म होता है और जेल की महिला कैदियों के साथ खेल कूद कर बड़ा होता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऐश्वर्या उसे उसके पिता विक्रम राठौर के बारे में सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम्हें अपने पिता को बेगुनाह साबित करना होगा और उन सभी से बदला लेना होगा जो इन सभी साजिशों में शामिल थे। इसके बाद 5 साल पूरे होते ही आजाद के सामने ही उसकी मां को फांसी दे दी जाती है और वो बच्चा आजाद वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और अब नर्मदा को भी ये सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो अब आजाद का साथ देने का फैसला करती है। लेकिन ईरानी जो नर्मदा के साथ काम करता है वो नर्मदा से कहता है कि मैं काली गायकवाड़ के लिए काम करता हूँ और अब तुम सब मारे जाओगे। अब इसके बाद हमें यहाँ फिर से एक फाइट सीन दिखाया जाता है और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर आजाद पहुँच जाता है और नर्मदा को बचा लेता है। लेकिन उन 6 लड़कियों में से लक्ष्मी नाम की लड़की मारी जाती है और ये 6 लड़कियों की टीम अब 5 में बदल जाती है। यहाँ पर नर्मदा कहती है कि ये 6 की टीम 6 ही रहेगी, क्योंकि अब मैं भी इस टीम को ज्वाइन कर रही हूँ। और अब जो इनका अगला टास्क था वो ये कि काली गायकवाड़ की डीलिंग से जो पैसा आने वाला है उसे रोकना है, क्योंकि अगर ये पैसा काली को मिल गया तो वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए और एक लीडर की पावर मिलते ही वो इस देश को भी कंट्रोल करने लगेगा। अब काफी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ ये लोग उस कंटेनर को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां पर काफी अच्छी फाइट सीन दिखाया जाता है। अब आजाद और उसकी टीम पैसों को तो चुरा लेते हैं, लेकिन विक्रम राठौर पकड़ा जाता है। अब काली विक्रम राठौर को खूब पीटता है। अब आगे दिखाया जाता है कि आजाद ने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, जिसमें वो कहता है कि बेलमवाड़ा थाना हमारे कैद में है, यहाँ के 6000 कैदी हमारे कब्जे में हैं। अब यहाँ पर संजय दत्त यानी माधवन नायक आता है उनसे बात करने के लिए, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अब वो इनकी बातें मानने से मना कर देता है और हमला करने को कहता है और 100 सोल्जर्स को बंदूकों के साथ अंदर भेजता है। लेकिन वो देखता है कि इधर 6000 महिला कैदी उनकी ओर बंदूकें ताने खड़ी हैं। अब ये सिचुएशन देखकर माधवन को इन सभी की बात माननी ही पड़ती है। आजाद कहता है कि मेरे पास काली गायकवाड़ का पैसा भी पड़ा है और वोटिंग मशीन भी। इनको रिलीज करने से पहले मेरी एक डिमांड है। पूरे इंडिया में 253 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनसे निकलने वाला पानी, गैस, हवा पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है, इसलिए उन सभी फैक्ट्रीज को तुरंत बैन किया जाए। अब क्योंकि उनकी डिमांड देश के फायदे के लिए था, इसलिए काफी डिस्कशन के बाद उन सभी फैक्ट्रीज को बैन कर दिया जाता है। इसके बाद जाते जाते आजाद अपना फेस सभी के सामने रिवील करता है कि मैं विक्रम राठौर नहीं हूँ, बल्कि उनका बेटा आजाद राठौर हूँ। और यहाँ पर वो सभी से कहता है कि सरकार चुनने से पहले उनसे सवाल करो कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मेरे परिवार को गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी या फिर हॉस्पिटल के सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, देश के लिए तुम क्या करोगे। यहाँ पर आजाद काफी अच्छा लेक्चर देता है। अब हम आगे देखते हैं कि काली को भी पता चल गया है कि इस वक्त आजाद कहाँ पर है और अपने सभी आदमियों को लेकर पहुंच जाता है उसी महिला थाने में। अब यहाँ पर फिर से फाइट सीन आता है और फाइट का कंक्लूजन ये निकलता है कि आजाद और विक्रम राठौर मिलकर काली को बहुत मारते हैं और काली को फांसी दे देते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये SRK की मोस्ट अवेटेड मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।